नाज़रीन, हमारे साथ टीआरएस के लीडर आबिद रसूल खान साहब मौजूद हैं और आबिद रसूल खान साहब के बारे में आपको बताऊं कि चंद रोज कबल ही कांग्रेस का साथ छोड़कर टीआरएस का दामन थामा है। हालांकि कांग्रेस के बड़े वफादारों में आपका नाम आता था, क्या कुछ वजूहात रहीं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो मौजूदा इंतखाबात हैं उसे आबिद रसूल खान साहब कैसे देखते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आबिद रसूल खान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मौजूदा जो इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये इंतखाबात बहुत अहम है तेलंगाना के लिए। आज यहाँ पे कम्युनल ताकतों को रोकना है। जो कम्युनल ताकतों का एजेंडा है, जो उनके एजेंडा को हम नाकाम करना है। एक तरफ बीजेपी है जो खुलेआम कम्युनल ताकत है और अपने कम्युनल एजेंडा पे काम कर रही है। आज उनके प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को बांट के हम हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपना रुख बदल दी है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और नेहरू कायम किए थे। ये कांग्रेस खुलेआम आज सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ पलट गई है। और इसमें जैसे कि उनके नेशनल लीडर्स खुद बता रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और कुछ लोग बोल रहे हैं हम गौ मूत्र का इंडस्ट्री सेटअप करेंगे मध्य प्रदेश में। तो ये जो एजेंडा है ये काफ़ी डेंजरस एजेंडा है। ये एजेंडा से मुल्क की बर्बादी और ये स्टेट की बर्बादी हो सकती है। टीआरएस पार्टी आज बिल्कुल शब्द और क्लियर बता रही है कि ना बीजेपी के साथ होगी ना कांग्रेस के साथ होगी। एक थर्ड फ्रंट की एक ताकत बनाएंगी जो ये पूरे कम्युनल पार्टीज़ को रोक सके और एक स्टेबल सरकार देगी और एक ऐसी सरकार देगी जो बार बार चीफ मिनिस्टर नहीं बदला जाता, बार बार उसमें गद्दी के लिए लड़ाई नहीं होती। तो इससे भी काफ़ी अहम हम ये सरकार, क्योंकि आप टीआरएस में गए हैं और मौजूदा सरकार थी, क्या वाकई में मुसलमानों के लिए इसने बहुत कुछ किया है या कहीं कुछ कमियां भी लगती हैं? पूरी ईमानदारी से आबिद रसूल साहब अगर आप जवाब दें। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि पहली चीज़ हमको जो चाहिए वो हिफाजत चाहिए और कम्युनलिज्म को रोकना है। आज हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की हिफाजत हमारे लिए सबसे अहम है और हमको कम्युनल ताकतों को रोकना है। उसके बाद हमको ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो डेवलपमेंट से हमारे ख़ानदान बेहतर हो सके। और ये डेवलपमेंट टीआरएस सरकार ने प्रूव किया है अपने एजुकेशन से, अपने दूसरे प्रोग्राम से, कि ये ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हमको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। दूसरी तरफ जो छोटे मोटे शॉप दिए जा रहे हैं वो टेम्प्रेरी हैं और थोड़े दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। मगर जो एजुकेशन और जो हमारे को डेवलपमेंट होगा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम होगा। और ये सब जब ही हो सकता है जब ये स्टेट एक स्टेबल स्टेट हो और कम्युनल ताकतों से हम सामना करें। बिल्कुल, लेकिन आबिद रसूल खान साहब, क्योंकि आप कांग्रेस में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, आपके वालिद साहब भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और बड़े वफादार आप कांग्रेस के रहे हैं। असल वजह हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार टीवी पर भी आपसे बातचीत हुई, लोगों का कहना ये कि भाई शायद आपका जो मफाद था वो पूरा नहीं हुआ, आपको सीट नहीं मिली, इस वजह से आपने कांग्रेस को छोड़ा, ना कि आपने कौम की फिक्र की। सच्चाई क्या है? 2009 में राजशेखर रेड्डी साहब मुझे अंबरपेट की सीट दिए थे और उसके बाद बुला के बोले आप मत लड़ो, मैं छोड़ दिया। 2014 में यही उत्तम कुमार रेड्डी साहब मुझे मुशीराबाद की सीट दिए थे और उसके बाद बुलाकर बोले आप मत लड़ो, मैं छोड़ दिया। ये टाइम भी उन्होंने बताया कि मुझे सीट नहीं दी जा सकती, मैंने छोड़ दिया था। और मैं ये बोला था कि मुझे नहीं दिया तो अब ये कम से कम आप एक 6-8 ऐसे लोगों को दीजिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं उनसे मुस्लिम चेहरे, अच्छे चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे और जहाँ जीत सकते वहाँ से नहीं किए उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा किया मुसलमानों के साथ। सिर्फ 2 सीट दिए हैं, एक मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जो 3 बार हार चुके हैं और एक ताहिर बिन हमदाम जो एक वर्कर है उनको दिया गया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकी के 4 सीट आप ओल्ड सिटी में ले आकर डाल दिए जहाँ पे आपकी पार्टी खुद मौजूद नहीं है और 25 साल से आप पार्टी को कमज़ोर करें। मेरा यहाँ पे एक ही सवाल ये है और मेरा रिज़ाइन करने का मकसद भी ये था कि आप मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप मुसलमानों को ये बोलते हैं आपके वोट दो, मगर मुसलमानों को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने से दूर हैं। आप मुसलमानों को बोलते हैं हमारा साथ दो, मगर आप मुसलमानों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाने तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आपको मैं बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में 2 रेड्डी प्रेसिडेंट्स हैं, एक एससी प्रेसिडेंट है, एक बीसी प्रेसिडेंट है, कम्मा प्रेसिडेंट है, मुसलमान कोई नहीं है। क्या मुसलमानों में कोई लीडर नहीं है या मुसलमानों में कोई काबिल नहीं है या मुसलमानों में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो ये पोस्ट के लिए काबिल हो सके? आज कांग्रेस पार्टी जब इतना मुसलमानों की बात करती है तो डिक्लेयर करने दीजिए कि हम एक स्टेट में मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, या ये डिक्लेयर करिए कि हम नेशनल प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाएंगे जैसा अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। ये नहीं हो सकता ना, यहाँ पे ये चीज़ हो ही नहीं सकती। आपको सिर्फ मुसलमानों से वोट लेना है और मुसलमानों को ऐसा ट्रीट करना है जैसा डर्ट बैग के जैसा। ये एक ही इशू पे मैंने पार्टी से अपना रुख मोड़ा और रुख मोड़ने के बाद भी आप अमित पटेल साहब हैदराबाद आए,
हर एक के पास गए समझाने, मगर कोई मुसलमान के पास नहीं आया। दूसरे आबिद रसूल खान साहब, बात सीधी ये हो जा रही है कि आपको हमारी पॉलिटिकल, खाली हमको वोट चाहिए और हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या कोई लीडरशिप बढ़ाने के लिए आप तैयार नहीं। बिल्कुल। आबिद रसूल खान साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर आपने टीआरएस का दामन थामा है। मुसलमानों में जाहिर सी बात है, मुसलमानों के लिए इस पार्टी ने बहुत कुछ किया है टीआरएस ने, लेकिन कुछ ऐसे वादे जो पूरे नहीं हुए। क्या वाकई में आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे? आप जो वादे पूरे नहीं मुसलमानों, क्या अब वो वादे आप लोग पूरे कराएंगे? एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड करके आप लोग एक पार्टी में वो चीज़ उठाएंगे कि भाई वो वादे मुसलमानों के पूरे किए जाए? देखिए, जो भी पार्टी में अगर हमारी तादाद बढ़ती है और हमारे अच्छे लीडर्स आते हैं तो वो पार्टी को मजबूरी हो जाती है कि वो जो तादाद है वो तादाद की बात सुनना पड़े। और मेरा भी ये सोचना है कि अगर हम सही तरीके से नुमाइंदगी करते हैं तो काफ़ी चीज़ हो सकते हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में मेरा रहा, किरण कुमार रेड्डी साहब की हुकूमत में रहा, और मैं कई ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट कराया हूँ जो हैं। आज जो लोग बोल रहे हैं मैं मफाद परस्त हूँ, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये माइनॉरिटी कमीशन में मैं 4 साल काम किया, 72 लाख मेरी जेब से लगा के इदारे को बनाया, और आज तक मैं कोई पॉलिटिकल पोस्ट ऐसा नहीं संभाला जहाँ पे कुछ पैसों की उसकी बात हो सकी। मैं अपनी जेब से खर्चा करते हुए सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी करा हूँ। इसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि मैं कुछ ऐसा हूँ तो फिर ये उनकी बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती। यहाँ पे न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से एक तेलंगाना एजेंडा रखा गया है। इसमें अपनी अपनी पार्टियाँ जो है अपना मंशूर यानी मैनिफेस्टो में क्या क्या देने वाले हैं और क्या पॉइंट्स रख रहे हैं, और ख़ास तौर से उर्दू यानी अक़लियतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उर्दू के इश्यूज़ पे और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे जो भी हम हमारे मैनिफेस्टो में जो है बेहतरीन माशाल्लाह अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। जैसा कि हमने जो है आज टीआरएस की गवर्नमेंट फेलवर गवर्नमेंट है, जिसमें वो लोगों ने 3 साल 9 महीने में जो है एक लोन नहीं दिया माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से। हमने जो है हर साल 1 लाख लोगों 1 लाख माइनॉरिटीज़ को लोन देने का वादा किया, वो भी 1 लाख से 5 लाख तक लोन सैंक्शन होगा और हर साल 1 लाख लोगों को दिया जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस फलाना है नहीं, पूरे माइनॉरिटीज़ को दिया जाएगा। वो एक चीज़ है। दूसरी ये है कि जो टेम्पररी तौर पे जो नौकरियां हैं जो गवर्नमेंट के नहीं, जो आउटसोर्सिंग बोलते हैं जिसको, वो नौकरियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोठा रखने का वादा किया है। और जो भी हमारा तनासुब है 12%, उस हिसाब से ही जो बजट रहेगा साल का, उसके अंदर हम लोगों ने जो है 12% बजट मुख्तस कर दिया गया है हमारे मंशूर में कि भाई 12% हम जो है हमारी गवर्नमेंट आएंगी इंशाल्लाह तो हम देंगे। सब प्लान ज़रूर है, सब प्लान तो हम रखे हुए हैं, और सब प्लान के बगैर हमारा मंशूर ख़त्म नहीं होता। ये एजेंडे में सब में पहला नुक्ता है, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। ये सब प्लान जो है नंबर 1 पे रखा गया है। एक ही 2 ही कायदीन जिनका कोई लेना है ना कांग्रेस पार्टी से देना है, एक कैडरलेस है, पेश 3 के लोग हैं, और जिनको कौम के लोग, कम्युनिटी के लोग या वोटर्स कोई पहचानते नहीं। एक साहब है, उनको कांग्रेस पार्टी ने सर पे बिठाया और दुनिया के उनको हर चीज़ से नवाजा, जनरल सेक्रेटरी बनाया स्टेट का, और उनको जो है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी बनाया। उन्होंने जो है किसी के बहकावे में आके पार्टी छोड़ी, उनसे एक बंदा भी कैडर उनके साथ जा गया नहीं, ना कुछ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी में बुढ़न बेग कली जो है, बेग साहब बहुत करीबी आदमी केसीआर साहब के, कल अपनी चेयरमैनशिप को, एक कॉरपोरेशन की चेयरमैनशिप को छोड़ के टीडीपी ज्वाइन करे, यानी महाकूटमी ज्वाइन करे। और हमारे पास ऐसे कईयों कायदीन, मेरे साथ खुद कईयों लोग ज्वाइन किए, बड़े बड़े लोग। कल भी 3 दिन पहले भी ज्वाइन किया जब्बार खान साहब, आदिलाबाद, श्रीपुर और जितने भी निज़ामाबाद पे उनका बहुत बड़ा असर है। ये जनाब केसीआर साहब को भी मालूम, केटीआर साहब को मालूम, डिप्टी सीएम साहब को मालूम, और संगारेड्डी, मेदक, कईयों जगह से, लियाकत, ऐसे कईयों लीडर्स आ रही कांग्रेस पार्टी में। उनके पास एक लीडर को बतला दें जो पार्टी, हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस का, ये 2 कायदीन जिनकी आप बोल रहे हैं, लोगों को पता है, कैडरलेस लीडर्स। ऐसे लीडर्स जाने की वजह से कुछ होने वाला नहीं है। एजेंडा तेलंगाना का मौका है। हम लोग यहाँ पर मेरियट होटल में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ा मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मोहतशम अली खान। मोहतशम, ये बताएं कि आप काफ़ी ज़माने से जो है हैदराबाद में जो बॉडी बिल्डिंग का जो स्पोर्ट है उसको तरक्की देते हुए आ रहे हैं। आज यहाँ पर आए हैं आप न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम में, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या बोलना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आते हुए न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत अच्छा एजेंडा है तेलंगाना का और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी और हमेशा दूसरे चीज़ों पे बात होती है। अभी तेलंगाना का जो एजेंडा है इसके ऊपर यहाँ पर बात होगी। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया, मुझे बहुत खुशी है और मुझे ये जानना भी ज़रूरी है कि और आगे हमारे यहाँ के लीडर्स क्या करने वाले हैं तेलंगाना के लिए। वैसे जब से तेलंगाना बना है बहुत अच्छा इसका काम यहाँ पर चल रहा है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स को और भी तरक्की दे सकते हैं, क्योंकि यंग डायनामिक लीडर्स है, उनके पास और रिप्रेजेंटेशन हमारा जाना चाहिए शायद, जैसा कि हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि तेलंगाना में बॉडी बिल्डिंग एकेडमी और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भी अगर काम हो तो हमारा तेलंगाना, जैसे गोल्डन तेलंगाना के बारे में बात चल रही है, हमारा तेलंगाना फिटनेस में हेल्दी हो जाएगा और हर एक को ज़रूरत है कि फ़िट रहें और हेल्दी रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर वर्ल्ड में मुझे सिल्वर मेडल हासिल हुआ, मिस्टर यूनिवर्स में मुझे 6th पोजीशन हासिल हुई और एज ए इंडियन बॉडी बिल्डिंग कोच मैं पहला बॉडी बिल्डर रहा तेलंगाना से जो जाके इंडिया को 4 मेडल दिलाए। एक हिस्ट्री मैंने क्रिएट की। तो मैं चाहता हूं कि बॉडी बिल्डिंग में भी हमारा तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग का हब हो जाए। उसमें ख़ास तौर पे यंग लीडर जो हमारे KTR साहब है, मैं उनकी तवज्जो चाहूँगा कि वो अगर चाहें, जैसा IT में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी तवज्जो इसके ऊपर हो कि बॉडी बिल्डिंग में उनकी तवज्जो अगर रहेंगी तो हर हमारा जो शहरी है तेलंगाना का वो हेल्दी और फिट हो जाएगा। और अगर कोई प्रोफेशनल अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो वो भी बॉडी बिल्डर को हम यहाँ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PV सिंधु ने बैडमिंटन में नाम किया तेलंगाना का और साइना नेहवाल ने नाम किया, फिर विंबलडन में सानिया मिर्ज़ा ने नाम किया और हैदराबाद से हमारे क्रिकेटर्स हैं, अजहरुद्दीन हैं, VVS लक्ष्मण हैं, वेंकटपति राजू हैं, अरशद अय्यूब हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हम लोग हैदराबाद से तेलंगाना से वर्ल्ड लेवल पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं और हमने अपनी जो यहाँ का जो मतलब जो टेक्निक है वो जाके हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे वो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना भी एक हब हो जाए बॉडी बिल्डिंग का, जिससे दूसरे स्पोर्ट्स को देखा जाता है वैसे इसमें भी देखा जाए। और मैं समझता हूँ अब आगे तेलंगाना का जो एजेंडा है इसको लेते हुए हमारे लीडर्स और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया।